गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संदीप तिवारी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने प्री रोमांटिक एज के कुछ फीचर्स के बारे में बात किया था और साथ ही साथ हमने प्री रोमांटिक एज को नियो क्लासिकल एज और साथ ही साथ रोमांटिक एज के साथ उसको कंपेयर करके उसके फीचर्स को देखा था। हमने बताया था कि जो नियो क्लासिकल एज के जो लिटरेचर की क्वालिटीज़ थी या उस एज की जो क्वालिटीज़ थी वो धीरे धीरे चेंज होने लग गई थी प्री रोमांटिक एज में और वो टोटली चेंज हो गई थी रोमांटिक एज में। हमने उस समय पढ़ा था प्री रोमांटिक एज में कि प्री रोमांटिक एज क्या है, ए पीरियड ऑफ ग्रेट टर्बुलेंस या डिस्टर्बेंस। हमने पढ़ा था कि प्री रोमांटिक एज का जो पीरियड है वो एक डिस्टर्बेंस का पीरियड है और ये भी बताया था कैसे है, क्योंकि हम एक एज से निकल करके दूसरे एज में जा रहे होते हैं तो बीच में जो टाइम था वो डिस्टर्बेंस का टाइम होता है, क्योंकि पीछे वाली चीज़ें भी हमें डिस्टर्ब करती हैं और नई चीज़ें भी हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होती हैं। तो इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य बैठाना क्या कहलाता है, डिस्टर्बेंस ये क्रिएट करता है, ये डिस्टर्बेंस हमारे अंदर क्रिएट कर देता है। तो इसलिए प्री रोमांटिक एज को हम एक डिस्टर्बेंस वाला एज भी मानते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि प्री रोमांटिक एज जो है कि एक स्टेप है, अ स्टेप टुवर्ड्स रोमांटिक मूवमेंट्स। मतलब प्री रोमांटिक एज या पीरियड एक स्टेप है किधर की तरफ, रोमांटिक एज की तरफ या रोमांटिक मूवमेंट्स की तरफ। फिर हमने प्री रोमांटिक एज के कुछ क्वालिटीज़ के बारे में बात किया था कि इस एज में जो पोएट्स हैं, जो राइटर्स हैं, वो रिटर्न होते हैं किधर की तरफ, नेचर की तरफ, ह्यूमैनिटी की तरफ, सिंप्लिसिटी की तरफ। जो फैक्ट और रीज़न की बात करते थे नियो क्लासिकल एज में, वो लोग उन चीज़ों से निकल करके नेचर की तरफ, ह्यूमैनिटी की तरफ और सिंप्लिसिटी की तरफ वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। साथ ही साथ हमने ये बताया था कि प्री रोमांटिक एज के जो राइटर्स थे या जो ऑथर्स थे उनका इंटरेस्ट बढ़ने लग गया था किसमें, सुपर नेचुरलिज्म में। मतलब उन सारे ऐसी फैक्ट या ऐसी चीज़ें जो ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं होती हैं उसमें भी उनका इंटरेस्ट बढ़ने लग गया था। इस एज के जो राइटर्स आए या इस एज में जो भी पोएट्स वगैरह आए, ये फैक्ट से हट करके यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब इनके वर्क्स में हमें यूनिवर्सल ट्रुथ भी दिखने लग जाता है। इस एज के जो राइटर्स थे उन्होंने किस में इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया था, उन्होंने इंडिविजुअलिज्म में, मतलब एक व्यक्ति की लाइफ में इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया था। इस एज के जो राइटर्स या पोएट्स थे उन्होंने कॉमन लाइफ में, कॉमन पीपल लाइफ में भी इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया था। साथ ही साथ इस एज के जो व्यक्ति थे वो रूरल सेटिंग में भी इंटरेस्ट दिखाना, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपना इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया था। तो ये सारे फीचर्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। उसके कुछ फीचर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अभी प्री रोमांटिक एज के रह गए थे जो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं प्री रोमांटिक एज में हमारी पोइट्री या हमारा लिटरेचर किस तरह से चेंज होता है या क्या नई चीज़ें वहाँ डेवलप्ड होती हैं अपने प्री रोमांटिक एज में। तो सबसे पहले हम बात करें प्री रोमांटिक एज की पोइट्रीज़ की, कि इस टाइम में जो पोइट्री आती थी या इस टाइम में जो पोएम्स लिखी गई थी या इस टाइम में जो पोएट्स थे वो किस तरह की पोएम लिखते थे या इसकी क्या क्वालिटीज़ होती थी। तो सबसे पहले हम बात करें पोइट्री की। तो पोइट्री, इस टाइम की जो पोइट्री थी बच्चों, वो क्या थी, रिएक्शन अगेंस्ट रेशनल, इंटेलेक्चुअल, फॉर्मल, आर्टिफिशियल। इट मीन्स इस टाइम में जो पोइट्री लिखी गई थी, जो पोएम लिखी गई थी या जो पोएट्स लिख रहे थे वो किसके अगेंस्ट थे, रेशनलिज्म के अगेंस्ट थे, वो इंटेलेक्चुअल के अगेंस्ट थे। मतलब दिमाग की बात नहीं कर रहे थे, वो दिल की बात करते हैं। मतलब यहाँ फीलिंग्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए थे वो लोग। अब फॉर्मल नहीं थे। फॉर्मल सीधी सी बात है फैक्ट के बारे में बात करना, इनफॉर्मल थोड़ा पर्सनल होकर बात करना। तो अब फॉर्मल नहीं थे, वो फॉर्मल के अगेंस्ट हो गए थे। आर्टिफिशियलिटी उनके अंदर नहीं थी, मतलब जो चीज़ वो एक्सप्लेन कर रहे थे या जो चीज़ वो लिख रहे थे वो रियल लाइफ में थी, वो यहाँ पे वो प्रेजेंट कर रहे थे। तो आर्टिफिशियलिटी भी उनके वर्क्स में देखने को नहीं मिल रही थी। तो इस टाइम की पोइट्री ये क्वालिटीज रखने वाली थी। साथ ही साथ इस टाइम के जो पोएट्स थे ना वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। किससे?
स्पेंसर, शेक्सपियर और मिल्टन। हम बात कर रहे थे जब न्यू क्लासिकल टाइम का, जब हम थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल लिखा था, तो हमने वहाँ पे एक लिखा था एक लाइन कि न्यू क्लासिकल जो पोएट्स थे, जो राइटर्स थे, दे वर इंस्पायर्ड बाय या दे इमिटेटेड टू ग्रीक एंड रोमन कल्चर। मतलब वो ग्रीक और रोमन को कॉपी किए थे या इमिटेट किए थे और उनसे इंस्पायर्ड थे। जबकि प्री रोमांटिक एज में जो राइटर्स या जो पोएट्स आते हैं वो किससे इंस्पायर हो रहे हैं? एलिजाबेथन टाइम से, मतलब स्पेंसर से, शेक्सपियर से और मिल्टन से, ऐसे महान पर्सन से वो इंस्पायर हुए थे। फिर बात करें कि प्री रोमांटिक एज में बच्चों जो पोइट्री हुई उनके अंदर क्या क्या इंक्लूड था, मतलब उसमें क्या क्या देखने को मिल सकती थी, उन पोइट्रीज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते थे। तो देखो उनकी पोइट्री में हमें ह्यूमन सिंपैथी देखने को मिल सकती थी, मतलब उनके पोइट्री में जो मैटर एक्सप्लेन होता था उसमें हमें ह्यूमन सिंपैथी देखने को मिल सकती है। उसमें अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन हार्ट, अभी मैंने आपको कहा था यहाँ पे वो लोग फॉर्मल थे। यहाँ पे जब आप किसी के हार्ट को समझ रहे हो, किसी के फीलिंग को समझ रहे हो, तो इसका मतलब आप इनफॉर्मल हो रहे हो। तो इस एज में जो पोएम्स लिखी गई, जो वर्क्स लिखे गए, वो किसको समझ करके लिखे गए हैं? ह्यूमन हार्ट, मतलब मानवों को समझ करके फिर उसके बाद लिखे गए हैं। इस एज में जो पोइट्री आई, उन पोइट्रीज में हमें नेचर को भी देखने को मिलता है, मतलब नेचर काफ़ी मात्रा में आ गई थी, नेचुरल क्वालिटीज़। और इसी वर्क्स में या इसी पोइट्रीज में या इस एज की पोइट्रीज में हमें ह्यूमैनिटी भी देखने को मिलती है, मतलब मानवतावादी। सीधी सी बात है, आप सिंपैथी दिखा रहे हो तो आपके अंदर ह्यूमैनिटी आएगी ही आएगी। तो इस एज के जो पोइट्रीज थी या जो वर्क्स थे उसमें हमें ह्यूमैनिटी भी देखने को मिल रही थी। तो ये कुछ फीचर्स थे प्री रोमांटिक एज के जो पोइट्रीज थी या जो पोएम्स लिखी गई थी उस टाइम की। इसी टाइम में बच्चों एक अलग प्रकार की पोइट्री आती है, द ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री। द ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री। अब बच्चों क्या है, नाम से देखो तो ग्रेवयार्ड को हम कहते हैं कब्रिस्तान, सिमेट्री, कब्रिस्तान की बात करते हैं जहां पे लोगों को दफनाया जाता है। अगर ग्रेवयार्ड की बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो रहा होगा कि गंभीर, क्योंकि ग्रेवयार्ड या कब्रिस्तान की हम बात करें तो वहाँ पे कौन सा व्यक्ति, बस वहाँ पे कोई व्यक्ति जाकर के हंसता है क्या? या किसी के यहाँ आप डेथ में जाते हो या किसी के बैठक में, तीक बैठक वगैरह में जाते हो, तो क्या वहाँ पे आप हंसी मजाक करते हो? नहीं ना, गंभीर रहते हो। तो ग्रेवयार्ड किससे रिलेटेड है? मेडिटेटिव, सोबर, ठीक है, सोलमन। तो सीधी सी बात है, ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री क्या है? तो ये एक ग्रुप ऑफ पोएट्स, ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री एक ग्रुप था पोएट्स का, जो कि किस तरह की राइटिंग लिखते थे? मोस्टली रोट मेडिटेटिव एंड मेलंकॉलिक पोएम्स। वो मोस्टली कैसी पोएम्स लिखते थे? मेडिटेटिव, गंभीर, मेलंकॉलिक, दुख वाली। तो ग्रेवयार्ड ऑफ स्कूल ऑफ पोइट्री क्या हो गया? ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री क्या हो गया कि क्या है? ये एक ग्रुप है पोएट्स का। ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री एक ग्रुप है पोएट्स का जो कि मेडिटेटिव और मेलंकॉलिक टाइप की पोएम्स लिखते थे। और एक क्वालिटी इनकी देख लें, दे रोट ऑन द थीम ऑफ ह्यूमन मॉरलिटी एंड इन ग्लूमी मूड। इनकी पोइट्री की थीम क्या होती थी? ह्यूमन मॉरलिटी, मतलब मॉरलिटी के बारे में बात करते थे कि मानव को कैसा रहना चाहिए, कैसा नहीं रहना चाहिए। और लिखते थे तो ये ग्लूमी मूड में, मतलब थोड़ा गंभीर दुखदाई मूड में। इनका टोन कैसा होता था राइटिंग का? डिस्पेयर, निराशा वाला टोन होता था, निराशा भरे टोन में ये लिखते थे। मेलंकली, और इनके पोएम में या इनके वर्क्स में हमें जो मेलंकली देखने को मिलती थी ना, जो दर्द या दुख देखने को मिलता था, दैट वाज नॉट फॉर अ सिंगल पर्सन, इट वाज फॉर अ होल सोसाइटी। इट मीन्स कि ये किसी के लिए अगर दुख व्यक्त करते थे ना, तो वो नॉट फॉर द डेथ ऑफ एनी सिंगल पर्सन, किसी एक व्यक्ति की मृत्यु के ऊपर ये मेलंकली या सैडनेस नहीं शो करते थे, बट फॉर ह्यूमन रेस, बल्कि पूरी मानव जाति के डेथ के ऊपर या उसके दुखों के बारे में बात करते थे। फॉर एग्जाम्पल आपके कोर्स में अभी थॉमस ग्रे एक पोएट है, इसी एज से बिलोंग करता है, थॉमस ग्रे, जिसकी एक एलिजी है जो इंग्लिश लिटरेचर के 5 फेमस एलिजीज में एक है, जिसका नाम है एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड
उसमें हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी। जब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, वहाँ पढ़ेंगे, तो वहाँ पे वो किसी एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा होता है, किसी एक की मृत्यु के बारे में बात नहीं कर रहा होता है, बल्कि वो बात कर रहा होता है विलेजर्स, फॉर फादर्स ऑफ विलेजर्स, जो कि पहले मर चुके हैं उनके बारे में बात कर रहा होता है, और जो दफनाए हुए रहते हैं उनके बारे में बात कर रहा होता है। तो पूरी सोसाइटी के बारे में बात करता है, पूरे ह्यूमन रेस के बारे में बात करता है। तो आपको समझ में आ गया कि ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री क्या है, कि एक ग्रुप है पोएट्स का जो मेडिटेटिव, मेलंकलिक या सैडफुल पोएम्स लिखते थे। और ये जो है ना, किस थीम पे लिखते थे? ह्यूमन मोरालिटी के ऊपर लिखते थे। और किस मूड में लिखते थे? तो ग्लूमी मूड में लिखते थे, दुखदाई मूड में लिखते थे। इनका टोन कैसा होता था? तो इनका टोन जो है निराशावादी था या निराशाजनक था, मतलब डिस्पेयर था। और मेलंकली, इनका जो मेलंकली था, इनका जो सैडनेस था, इनका जो दर्द था, वो किसके लिए था? नॉट फॉर अ सिंगल पर्सन बट फॉर द होल सोसाइटी। ये पूरे समाज के लिए अपना दुख व्यक्त करते थे, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। तो हमने ये प्री रोमांटिक एज की पोइट्री के बारे में बात किया कि इस टाइम की पोइट्री किन किन क्वालिटीज से युक्त थी, और इस टाइम में जो ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री आया वो क्या था। ठीक है, अब बच्चों हम प्री रोमांटिक एज के प्रोज के बारे में बात करते हैं कि इस टाइम में जो प्रोज हुआ करता था वो कैसा हुआ करता था। तो प्रोज की बात करें बच्चों, तो प्री रोमांटिक एज में जो प्रोज लिखे गए, जो एसेज, जो ड्रामा, जो नॉवेल, जो कुछ भी लिखे गए प्रोज में, वो कैसे थे, उनमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती थी, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थे? तो वो वर्क्स थे सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल मतलब भावना से, फीलिंग्स से युक्त। तो उनके वर्क्स में हमें फीलिंग्स देखने को मिलती थी, सेंटिमेंट्स देखने को मिलते थे, उनके अंदर मॉरलिटी देखने को मिलती थी। तो बच्चों प्री रोमांटिक एज का ही एक क्वालिटी है, प्री रोमांटिक एज की ही एक क्वालिटी है मॉरलिटी, सेंटिमेंटलिज्म, ह्यूमैनिटी। तो सीधी सी बात है, इस एज में जो कुछ भी लिखा जाएगा, चाहे वो प्रोज हो, चाहे वो पोइट्री हो, उन सब में प्री रोमांटिक एज की जो क्वालिटीज़ है वो देखने को मिलेंगी। इस एज के वर्क्स में हमें नेचर देखने को मिलेगा। इस प्री रोमांटिक एज के टाइम में जो वर्क्स लिखे गए हैं उसमें हमें ह्यूमैनिटी देखने को मिलेगी। इस एज में जो पोइट्री लिखी गई हैं या जो वर्क्स लिखे गए हैं उसमें हमें मोरालिटी देखने को मिलेगी। तो जो इस एज की क्वालिटीज़ है उनके वर्क्स में मिलेंगी। तो वही बात कर रहे हैं कि प्रोज, इस टाइम का जो प्रोज था उसमें क्या क्या था? सेंटिमेंट्स था, लोगों की फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे थे। इस एज में मोरालिटी देखने को मिल रही, तो इनके वर्क्स में भी मोरालिटी थी। और माइन्यूटनेस ऑफ डिटेल्स, मतलब किसी एक चीज़ के बारे में अगर वो डिटेल देते थे ना, तो उसकी माइन्यूटनेस, छोटी से छोटी बारीकियों को भी ध्यान रख करके एक्सप्लेन करते थे। मतलब हर एक पॉइंट को डिटेल्स में बताते थे, छोटी से छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी जो क्वालिटीज़ होती थी उनको डिटेल्स में बताते थे। तो इनके प्रोज की ये क्वालिटीज़ थी, सेंटिमेंट्स था उनमें, मोरालिटी था और माइन्यूटनेस ऑफ डिटेल्स था। साथ ही साथ बच्चों इसी प्री रोमांटिक एज में एक नया प्रकार का नॉवेल आता है जिसको कहते हैं गोथिक नॉवेल। गोथिक नॉवेल प्रचलन में आता है, या ये हम लोगों के सामने आता है गोथिक नॉवेल। तो गोथिक नॉवेल क्या था बच्चों? तो सिंपल सी बात करें कि अभी हम ऊपर की बात कर रहे थे कि जब हम इसके क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, प्री रोमांटिक पीरियड के क्वालिटीज़ के बारे में, तो वहाँ पे हमने एक वर्ड पढ़ा था सुपर नेचुरल। हमने वहाँ पे एक वर्ड पढ़ा था सुपर नेचुरल, और वहाँ हमने आपको ये बताया था सुपर नेचुरल क्या है? दोज थिंग्स दैट आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। ऐसी चीज़ें या ऐसी इवेंट्स, ऐसी स्टोरीज या ऐसे इंसिडेंट्स दैट आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब मानवों के कंट्रोल में ना हो, उसको क्या कहते हैं? सुपर नेचुरल। अपने तब भी मैंने आपको वहाँ पे एक बात बताया था कि हमारे कोर्स में एक राइटर हैं, एक पोएट हैं एस.टी. कॉलेज, जो मोस्टली किसके बारे में बात करते हैं? सुपर नेचुरलिज्म के बारे में बात करते हैं। जब हम उनके बारे में पढ़ेंगे या जब उनकी पोएम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके कोर्स में है क्रिस्टाबेल पार्ट फर्स्ट, जब उसमें डिस्कस करेंगे तो आपको सुपर नेचुरल क्वालिटीज़ बहुत सारी देखने को वहाँ मिल जाएंगी। तो मैं बात कर रहा था अभी गोथिक नॉवल की। तो बच्चों गोथिक नॉवल क्या है? तो गोथिक नॉवल क्या है? refers to stories that combine elements from horror and romanticism। मतलब ऐसे स्टोरीज जिसमें क्या इंक्लूड हो? हॉरर और रोमांटिसिज्म। बच्चों हम ये रोमांटिक कई बार यूज कर रहे हैं, बट ये रोमांटिक
वो अपनी मूवीज वाला रोमांस नहीं है, रोमांटिक मूवमेंट्स नहीं है। ये रोमांटिक मतलब सम न्यू थिंकिंग या सम न्यू वर्ड दैट इज फुल ऑफ एडवेंचर, दैट इज फुल ऑफ नेचर, मतलब किसी चीज को नए वे में देखना, नए रूप से प्रेजेंट करना ही रोमांटिसिज्म कहलाता है, न कि मूवीज वाला रोमांस। ओके बच्चों, तो अभी मैं बात कर रहा था गॉथिक नॉवल। गॉथिक नॉवल में हमने क्या बताया कि गॉथिक नॉवल में ऐसी स्टोरीज होती थी जिसमें हॉरर और रोमांस दोनों भरे रहते। कई बार आप देखते हैं ना डरावनी मूवीज, तो वो गॉथिक नॉवल का ही रूप है। तो ऐसे नॉवेल्स जिसमें हॉरर और रोमांटिसिज्म भरे पड़े रहे उसको कहते हैं गॉथिक नॉवल। और गॉथिक नॉवल किससे रिलेटेड है? तो अभी मैंने बताया था सुपर नेचुरल। इट मीन्स इस प्रकार के नॉवल में कुछ सुपर नेचुरल क्वालिटीज देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है किसी नॉवल में या किसी वर्क में भूतों की कहानी आ जाए, भूत आ जाए, या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो अपने आप घटित हो रहे हैं, जैसे कि हम बैठे हैं और टेबल पे रखा हुआ गिलास हिलने लग जाए, मतलब सम एक्स्ट्रा फोर्स that does not belong to human being या that does not belong to human world। ऐसे कुछ फोर्स, ऐसे कुछ एक्टिविटीज या ऐसे कुछ पावर्स जो कि हमारे ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड नहीं है या ह्यूमन वर्ल्ड से रिलेटेड नहीं है, वो कहलाते हैं सुपर नेचुरल। तो बच्चों गॉथिक नॉवल में हमें बता दिया हमने आपको कि ऐसे नॉवेल्स में ऐसी स्टोरीज पाई जाती हैं या इन नॉवेल्स में ऐसी स्टोरीज होती हैं जो कि हॉरर और रोमांस से भरपूर होती हैं, मिक्सअप होती हैं इन दोनों का। साथ ही गॉथिक नॉवल में हमें सुपरनेचुरल एलिमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, सुपरनेचुरल इवेंट्स हो सकते हैं, सुपरनेचुरल इंसिडेंट्स हो सकते हैं, सुपरनेचुरल पावर हो सकती हैं। तो ये गॉथिक नॉवल के बारे में था। तो बच्चों आज कुछ प्री रोमांटिक एज के कैरेक्टरिस्टिक्स जो बच गए थे उनके बारे में आज हमने डिस्कस किया, और यहाँ पे प्री रोमांटिक एज के कैरेक्टरिस्टिक्स जाके कंप्लीट होते हैं। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में या अगले वीडियो में हम प्री रोमांटिक एज के जो पोएट्स हैं, जो राइटर्स हैं, जो ऑथर्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो आज की क्लास के लिए बस